जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलेवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी आर्मी का, जो लोग रेलेवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज मीडिया से लेते हैं। मीडिया क्या, यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ, उस दिन हम INS अरिहंत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि नेवी तक वालों को नहीं पता होता कि अरिहंत कहाँ पे। अगर नेवी को नहीं पता होगा तो मीडिया को कहां से पता होगा। अगर ऐसा है तो ये कुछ ऑप्शंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गौरव स्क्रीन पर। ये असल में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय डिले हो रहा है भारत की तरफ से। ये डिले हो रहा है क्या, नंबर एक, या ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और इसको जो डिले के तौर पर देख रहे हैं वो डिसेप्शन में है? जी देखिए, ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो सामने से नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, और मुझे विश्वास है, सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने काफी कुछ ऑलरेडी कर दिया है। थिंग्स आर इन मोशन। और अचानक एक दिन सवेरे उठेंगे तब पता लगेगा कि बीती रात ये हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ भी यही था। जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलेवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी आर्मी का, जो लोग रेलेवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज मीडिया से लेते हैं। मीडिया क्या, यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ, उस दिन हम INS अरिहंत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि नेवी तक वालों को नहीं पता होता कि अरिहंत कहाँ पे। अगर नेवी को नहीं पता होगा तो मीडिया को कहां से पता होगा। तो अगर ये हालात हैं तो आप सोचिए। और इधर देखिए, ये अगर ये एक इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है तो जरा ये देखिए, ये खबर देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इस पर गौरव आप तैयार रहिएगा अपने कमेंट के साथ। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के PM शहबाज। अमेरिकी विदेश मंत्री से शहबाज ने गुहार लगाई, भारत को रोके अमेरिका। शहबाज शरीफ ने कहा। विदेश मंत्री मार्को ने S जयशंकर से भी बात की, हमारे विदेश मंत्री से। और इधर से कहा गया कि हम हमलावर और साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। S जयशंकर का ये जो ट्वीट है गौरव, आपको मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें। और ये भाषा क्या है, जरा इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी आप बताएं। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US Secretary Rubio yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice. देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ा स्नब है अमेरिका को, क्योंकि अगर आपने मार्को रूबियो का बयान पढ़ा हो या देखा हो, वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई मत करिए, डी एस्केलेट करिए। मार्को रूबियो ने क्लियरली बोला डी एस्केलेट करिए। लेकिन उस मीटिंग के बाद, उस बातचीत के बाद, जो कि एक फोन कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें डॉक्टर जयशंकर ये ट्वीट करते हैं कि हमने पहलगाम का टेररिस्ट अटैक मार्को रूबियो के साथ डिस्कस करा है। और फिर यहां पे देखिए, यहां पे फुल स्टॉप है। हमने आपसे डिस्कस कर दिया, ये एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी है कि जिसने कराया और जो उसके बैकर्स हैं उनको हम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको क्लोज इन करके यहां पर दिखाइए। ये कहा जा रहा है कि आप इसमें फुल स्टॉप का मतलब समझिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉमा है और कंटिन्यूएशन में सारी बात कही जा रही है। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US सेक्रेटरी रूबियो यस्टरडे एंड देयर कम्स अ फुल स्टॉप मींस द सेंटेंस अप टिल हियर ओनली, पीरियड। उसके बाद इट्स perpetrators, backers and planners must be brought to justice। मतलब क्या अमेरिका ने ये कहा होगा आप रिस्ट्रेंट करें, आप डीएस्केलेट करें, और यहां से कहा गया होगा माइंड योर बिजनेस, हमको मालूम है कि क्या किया जाना है। हाँ, ये कहा गया। यही मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्वीट में दो सेंटेंसेस हैं और पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं। तो ये आज का भारत है जिसको ये बताते आता है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, खुद को समझने वाले सुपर पावर्स हो, कि हमको क्या करना है वो बताया ना जाए। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है विक्रम सर कि ये कम्युनिकेशन के मामले में अगर हम देखते हैं कि पड़ला किधर, S जयशंकर के आगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एकदम ही भूसा दिखाई देता है मुझको, दिमाग के मामले में, कम्युनिकेट करने के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में। आपने दो लाइन में गागर में सागर का समावेश हो गया है। S जयशंकर साहब ने जो फरमाया है उस पर सभी कुछ समाहित है। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में शिष्टाचार का, हम लोग पाकिस्तान की तरह थोड़ी ही हैं कि हम उतर आए गाली गलौज के ऊपर। लेकिन आप कहाँ देखें, S जयशंकर परिमार्जित, परिष्कृत भाषा, संतुलित भाषा, और पाकिस्तान की भाषा ले लीजिए, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भाषा ले लीजिए, वो तो गाली गलौज में लगता है अंताक्षरी के पारंगत गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और यहाँ हमारे सामान शिष्टाचार। सर वहां एक शब्द बड़ा यूज हो रहा है, मैं वहां की मीडिया में, खासतौर से प्रिंट मीडिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देख रहा हूं। गौरव, एडवेंचरिज्म बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं ये भी आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, हाफिज सईद
मसूद अजहर, इनको किसी जैसे जैसे कहीं पर अगर कुछ होता है और मां को दिक्कत होने लगती है ना, अपने बच्चों को लेकर छिपाने छिपने की स्थिति आ जाती है। देखिए कितना वात्सल्य उमड़ रहा है इन टेररिस्ट के लिए। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना बदला, लाहौर की सुनसान कोठी से आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया कि अगर कहीं कोई एक्शन हो तो कम से कम आबादी को देखकर शायद एक्शन लेने वाले सोचें। हाफिज की सुरक्षा में पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडोज लगा दिए। अब आप देखिए, टेररिस्ट को बचाने के लिए, टेररिस्ट को सहेज कर रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा कितने जतन करता है देखिए, और फिर कहता है कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। ये एक तरफ किया जाना, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये जब आप देख रहे हैं तो अब जरा कुछ और भी मैं आपको दिखाता हूं, जरा वो भी देखिएगा आप। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। क्या ये एक तरफ आईएसआई के मुखिया को अपना एनएसए बना रहे हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वहां के जो पूरी दुनिया में घोषित आतंकी हैं उनको बचाने के लिए, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रणनीति छुपाने को लेकर भी वहां पर बदली गई है। जरा उसको देखते हैं, आइए जरा यहां पर फ्लैश कीजिए, आइए बताते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाएं बदली गई हैं। अरे दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा हुआ है, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जरा देखिए। और ये जरा गौरव आइए और समझाइए। मुझे लगता है ये बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जब देखते हैं एबटाबाद वाले मामले में तो एक ऐसी जगह थी जहां उसको एक तरीके से फ्लैट देकर रखा हुआ था, लेकिन अब ये जो जगह है ये बस्ती वाला इलाका भी है और ये बंकर वहां बनाकर छिपाया गया। मतलब एक तो कि अगर कार्रवाई हो तो कोलैटरल डैमेज भी हो, और साथ में शायद बस्ती देखकर लोग गुरेज करें, और वहां पर अब कोई अपार्टमेंट नहीं है, बंकर है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने आतंकियों को छिपाने के लिए स्ट्रैटेजी बदली, जरा वो समझाएंगे। आप बताइएगा कहां जूम इन करना है, जूम आउट मैं करूंगा। नहीं, बिल्कुल यही वाला इलाका है जी। ये जो गौहर मोहल्ला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं लोग जी। अब ये देखिए ना, ये जो हाफिज सईद का घर, ये जौहर मोहल्ला है, ये सॉरी, तो ये वाला जो इलाका है, और अगर आप पूरे इलाके को देखें, हाईली मतलब हाई डेंसिटी वाला इलाका है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी अगर आएगा लोग आराम से, अच्छा जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके होते हैं उसकी खासियत होती है कि वहां पे रात दिन आवागमन चलता है। फेमिलियर लोग जो वहां के रहने वाले होते हैं, यानी कि कोई अनजान शख्स 2 मिनट में पहचाना जाएगा। ये देखिए साहब, ये मस्जिद है, यानी कि मस्जिद में भी लोग हैं। ये मस्जिद किसके कंट्रोल में है? मस्जिद इनके कंट्रोल में है। ये मदरसा जो है किसके कंट्रोल में है? हाफिज सईद के कंट्रोल में है। और ये जो रिहायशी इलाका है, ये कौन है? यहाँ पे पूरी इनकी टीम रहती है और बंकर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है जो उनका घर है। तो यानी कि ही इज प्रोटेक्टेड। आईएसआई और एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसके कमांडो डिप्लॉय कर रखे हैं और ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तो यहाँ पर आकर छिपा हुआ है, हाँ जी, असीम मुनीर कहाँ छिपा हुआ है? Why is he missing in action? अब देखिए, आप 7 दिन पहले परेड के लिए गए थे, वो अभी तक आए नहीं है। 7 दिन से परेड चल रही है। वो परेड करते करते कहीं लंदन या कहीं और तो नहीं निकल गए? क्योंकि घर वालों को तो परेड कराई दी उन्होंने बाहर के देशों में। जी, घर वाले पहले भेज दिए थे इन लोगों ने अपने जितने, और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, इनके टॉप 3 स्टार जनरल्स ने, लगभग सभी ने, सबके घर हैं बाहर और सबके बच्चे और सबकी बीवियों के डुअल नेशनैलिटी है। कोई ब्रिटिश सिटीजन है, कोई अमेरिकन सिटीजन है। पाकिस्तान का लॉ अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप। सब लोगों ने अपने लोगों को बाहर भेज दिया, पैसे डॉलर जेवर लेकर। ये पैसे डॉलर जेवर लेकर अगर उनको वहां, ये देखिए आप, ये वहां की फौज है। ये इसीलिए कहा जाता है कि बाकी जगहों पर किसी एक मुल्क के पास उसकी सेना होती है और यहां पर एक सेना के पास उसका मुल्क है। ये कितना बड़ी आयरनी है। और वहां की आवाम को इतने सालों में, इतने दिनों में ये समझ में नहीं आया कि क्या खेल हो रहा है। ये बहुत बड़ी आयरनी है दिनेश। एक बार इन्होंने, आपने इनकी मीडिया सुना होगा कि ये बनिए वर्ड का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान, ये बनिए, असली बनिए तो ये हैं। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, ये आर्मी बिजनेस करती है। ये आर्मी बनी वाली आर्मी हो गई है। नहीं तो ये तिजारत के लिए है कि प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए कहां? और ये सारा पैसा अपना जो है विदेशों में भेज देते हैं। आप किसी जनरल को उठा के देख लीजिए, उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद आपने किसी को देखा अपने देश में रहते हुए? ये किस तरह की देशभक्ति है? और देश को लूट रहे हैं ये। सर एक चीज और, ये इसी नक्शे के हवाले से, ये नक्शा एक बार और डालिए डीजीपी सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, मस्जिद मदरसा अमूमन इन जगहों को देखिए, जब नाम रखते हैं तो लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, ताकि उसमें वो जो फील आए ना, वो धर्म वाला फील आए, मजहब वाली फील आए। और देखिए मदरसे और मस्जिद का इस्तेमाल असल में किस तरीके से किया जाता है वो भी देखिए आप। ये इनकी हकीकत है सर। दिनेश जी, ये 36 साल मैंने इसको फर्स्ट हैंड देखा है
ये इलाके ऐसे होते हैं, इनको यहाँ होता है कम्यून लिविंग। अगर मैं आपके आंख पे पट्टी बांध करके कुछ ऐसे इलाके में पहुंचा दूं, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कम्यून लिविंग आप कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और उसका उद्देश्य होता है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं, अगर वहां पे कोई हरकत होगी 2 किलोमीटर पे, जैसे आपने कमांडोज भेजे, वो मालूम पड़ेगा स्थिति असामान्य है, अननेचुरल है, खतरे की घंटी, वो सिस्टम ऑफ अलर्टनेस चालू हो जाए। सर मान लीजिए कि यहाँ पे ये बंकर बना हुआ है, अब बंकर बस्टर मान लीजिए ले जाते हैं, और बंकर बस्टर इस जगह पर अगर यूज होता है तो फिर जाहिर है कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। कोलेटरल तो डैमेज फिर इस होगा। तरह की जगहों पर, इस तरह के लिए तो ये तो बड़ा, ये उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा चतुराई वाला काम किया है। नहीं, शिखंडी आगे कर दिया इन्होंने, शिखंडी आगे कर दिया, शिखंडी आगे कर दिया। ये देखिए, क्या गौरव आप ऐसा मानते हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि कोलैटरल डैमेज, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो विलेजेस हैं, हाँ। पाकिस्तानी आर्मी गांव के बीच में तो उनकी गन पोजीशन है। ये तो पाकिस्तानी आज से नहीं है। जब मैं था फौज में 1998 में, व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 98-99 में, तब मैंने यही देखा था। हमारे बिल्कुल पार जो गांव थे, पुंछ इलाके में था मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो जो पीओके में गांव थे, ऑक्यूपाइड एरियाज जो हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे गांव थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी मीडियम गन्स लगा रखी थी कि अगर हम फायरिंग करेंगे वो हमारे ऊपर गोलीबारी करेंगे। जब हम उनके ऊपर गोलीबारी करेंगे, जिसको फौज में काउंटर बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, वो गांव में गिरेगी, फिर दुनिया के बारे में रोएंगे कि साहब ये गरीबों को मार दिया। अब ये देखिए अगर ये जिसको कहा जा रहा है कि शिखंडी को आगे कर दिया, क्या किया जा रहा है ये देखिए, और यहां पर किस तरीके से बचाने की जुगत लगाई जा रही है इन आतंकवादियों को। और मुझे ये लगता है कि अभी 9 तारीख को, अब जैसे मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर ये भारत की जेल में था, आप जानते हैं कंधार के बाद इसको छुड़ाकर ले जाया गया। ये मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। आतंकी मसूद को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया, जैश के आतंकी कैंपों से भी आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ये इसके बाद मुझे लगता है किस मुंह से ये दुनिया से ये कहते हैं कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं और आप एक काम करो, हमको मदद देते रहो, जिसको आप भीख कहते हैं। जी देखिए, इनका ये कहते हैं कि हमारे 80,000 लोग मार दिए। ये पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे, जब भी आप बात करेंगे ना आतंकवाद की, तो कहेंगे साहब हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे 80,000 लोग मर गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये 80,000 लोगों को मारने के लिए इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं। तो जब आपने पैसे पकड़ लिए करीब 35 अरब डॉलर, फिर आप रो क्यों रहे हैं? अमेरिका ने आपको पैसे क्यों दिए थे? आपको मुशर्रफ का किस्सा वो पता है ना, जब उसने लोग बेचे थे, आपको याद है नहीं याद है? लोग बेचे थे 4,000 आम पाकिस्तानियों को, जिनका अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई दुकान में नौकर, कोई म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाला। आईएसआई उसको पकड़ के ले गई, उसको मारा, बोल तू अलकायदा का है, मारा, बोल तू अलकायदा का है। उसने बोला ठीक है साहब मारना बंद करो, मैं अलकायदा का हूं। अंगूठा लगाया, 4-5 हज़ार डॉलर में एक आदमी बेचा मुशर्रफ ने। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कहती हैं 4,000 इनोसेंट पाकिस्तानीज को अमेरिकन को बेचा और खुद जेब में पैसे डाल के दुबई चला गया है। अपने यहाँ के नागरिकों को आज ले नहीं रहा है वो। बॉर्डर पर, अटारी पर पहुंचे हुए हैं लोग, क्योंकि जिनका वीजा खत्म हो गया, उनको जाना था, टाइम जब खत्म हो गया तो सरकार ने खुद ले जाके उनको वहां खड़ा किया कि भाई इनको ले लो अंदर। कहा जा रहा है कि ऐसे लोग करीब 50 तो वहां पर वेट करना है कि भाई बॉर्डर खोलो, हमको अंदर ले लो। कह रहा हम नहीं पहचानते। अगर ये बेचने वाली बात है तो ये उसमें स्टैंप भी लगाती है कि उनके लिए अपने नागरिकों की जान कितनी मूल्यवान है। हमले के डर से भागा पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जरा देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर का आता पता नहीं, रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं है हसीम मुनीर के परिवार के साथ विदेश भागने की खबर। क्या ये संभव हो सकता है विक्रम सर? आपको लगता है ये हुआ होगा? हो सकता है चला गया हो, भाग गया हो। बिल्कुल, आप याद करें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान शराब पी रहे थे, नूरजहां की गजलें सुन रहे थे और वहां बांग्लादेश निकल गया। और जब कहा बोलने को तो शराब के नशे में लार टपक रही और वो कह रहा है मेरे अजीज हम वतनों, एक जंग हार जीतने के लिए छोटी मोटी शिकस्त होती ही है। मतलब जो नशे में है, जो मूर्छित है, जो हिप्नोटाइज है। शराब तो हराम मानी जाती है ना। जो हराम जिसके लिए है उनके लिए है, वो दूसरों के लिए, हमारे लिए हराम थोड़ा ही है, उनके लिए थोड़ी नहीं। तो ये जो मौलाना तैयार करते हैं कट्टरपंथी, जो जाके बंदूकों से दूसरों का हत्या करते हैं, वो तो बड़ी हलाल हराम की बात करते हैं। आप जनरल याहिया खान की छोड़ दीजिए, आप टॉप जो एक्सपीरियंस है पंजाबी आर्मी ऑफिसर्स, उनकी आप भूल जाएंगे हराम और हलाल क्या है। इसके ऊपर छोड़ ही दें, क्योंकि उनकी चर्चा करना तो भी। क्या ऐसे में असीम मुनीर के लिए देश छोड़ के भाग जाना भी हलाल है? देखिए साहब, वो उनके सारे के सारे आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद देश से भागते हैं। आसिम मुनीर इन सर्विस देश से भाग गया तो इतनी बड़ी बात नहीं, भागने का एक चलन है वहां पे। अगर आप देखें, अशफाक परवेज कियानी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, रहील शरीफ जो हैं वो बैठे हैं सऊदी अरेबिया में। परवेज मुशर्रफ की डेथ कहां पे हुई? पाकिस्तान में नहीं, दुबई में डेथ हुई। तो इसमें आपको ये जनरल बाजवा वो यूरोप में हैं,
तो जब इनका कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं है तो साहब ये चला गया तो कौन सी बड़ी बात? क्या ऐसा नहीं लगता सर कि ये लोग बेशक रिटायर हो जाएं, श्रीवास्तव सर, इनको पनिश किया जाना चाहिए, और एक बार इनको पनिश किया जाना अगर शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आतंक की जड़ पे हम प्रहार होगा। आपने मुंह की बात छीन ली। हम यही कहना चाहते थे और हम लोग यही कह रहे हैं कि चाहे रिटायर हो चाहे सर्विस में रहे हो, असली आतंकी तो यही हैं। इनको ढूंढ ढूंढ के मारो, इनको मारना बहुत जरूरी है, जिससे जो पैसे लेके भाग रहे हैं अपने ही देश के या लोगों को बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो खाने का टाइम नहीं मिले। ये खाने का टाइम नहीं मिलेगा, रिटायर बेशक हो जाए, वहां जाओ ढूंढ के मारो, ये करना पड़ेगा इनके साथ। भारत के हमलों की आशंका से पाकिस्तान शेयर बाजार में क्या हो रहा है जरा देखिए, हाहाकार मचा हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का दौर जारी है, 2 दिनों में 5000 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। अब यहां पर देखिए 5000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, और अब बताया जा रहा है कि लगातार गिर रहा है बाजार, तो बाहर की दुनिया के लिए फायरवॉल लगा दिया गया है कि ये पता ना चले कि और कितना गिर गया, ये और दुनिया की निगाहों में कितने गिर जाएंगे ये तो खैर आप जानिए, लेकिन सेंसेक्स इनका वहां का कितना गिर गया है जरा ये देख लीजिए। और अब देखिए एक तरफ हालत ये है और दूसरी तरफ क्या तैयारी चल रही है, देखिए भीख मांगने की। 9 मई को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बैठक होगी। पाक को IMF से 1.1 अरब डॉलर मिलने की आस है। कटोरा लेकर खड़े हो गए, 30,890 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की भीख पर निगाहें हैं। मार्च 2025 तक पाकिस्तान का IMF पर 8.3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी बकाया है। तो कुल मिलाकर ये जो पैसा दिया जा रहा है ये डूबत खाते में जा रहा है, लेकिन एक बार फिर कटोरा लेकर खड़े हैं, इधर जंग की बातें कर रहे हैं और 9 मई को भीख की तैयारी भी हो रही है। ये दोनों चीजें नहीं, इन्होंने चाइना से भी अभी करेंसी स्वैप की बात करी है 1.4 बिलियन डॉलर्स की, कि हम तुम्हें पाकिस्तानी रुपए देंगे, तुम चाइनीज करेंसी दो। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। ये 3 जगह से भीख की, एक सऊदी अरब से भीख मांग रखी है इन्होंने 2 अरब की कि आप ये दे दो। ये आपने अभी स्टोरी ब्रेक करी है, ये IMF वाली स्टोरी है। और अभी इन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ करेंसी स्वैप बोला है कि हम आपको पाकिस्तानी रुपए देंगे, आप हमें चाइनीज करेंसी दो। ये 3-4 जगह एक साथ भीख मांग रहे हैं, एक जगह भीख नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है एक से मांग रहे, नहीं, ये तो एक भी जगह से मिल जाती है तो इनकी फौरी दुश्वारी दूर हो जाएगी। नहीं, भाई लोग तीनों जगह से लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, इस मामले में बहुत कॉम्पिटेंट है और भीख लेने के मामले में पाकिस्तान का वार कभी खाली नहीं गया। मैं आपको बताता हूं दिनेश, ये जब जाते हैं मिशन मोड में जाते हैं, उनका प्रधानमंत्री जो है, इनका आर्मी चीफ है, उन्होंने, आपको पता है शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या बोला कि जो हमें लोन मिला है, जो हमें ग्रांट मिला है सऊदी अरब में, मैं अपने सिपा सालार को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और उनको थैंक यू कहता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। अगर ये नहीं होते आसिम मुनीर तो हमें पैसे नहीं मिलते। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भीख मांग रहा है और वो पब्लिकली उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और थैंक यू बोल रहा है कि सर अगर आप नहीं होते तो भीख नहीं मिलती। माय गॉड। लेकिन क्या इस तरीके में, क्या हम, वो जो दुनिया ये कहती है कि हमको मालूम है रोग स्टेट कौन सा है, कहां से पूरी दुनिया में आतंकवादी जा रहे हैं, इसी तरीके से इनको दूध पिलाया जाएगा तो फिर ये तो सपोले बनते रहेंगे सर। सपोले तो है ही है, और पैर पकड़ने की कला भी पता है कि किसके पैर से कब लिपट जाओ। पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप उससे जोड़ के देखिए, कहते हैं हम लड़ लेंगे हिंदुस्तान से। कैसे लड़ लोगे? एक दिन का खर्चा आता है 1 अरब डॉलर, 10 दिन लड़ोगे उतने पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे 10 दिन में। मतलब ये भीख मिली तो भी नहीं चलेगी ज्यादा, कैसे चलेगी? तो ये खबर देखिए जरा, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, और ये भी कर रहे हैं अपनी ड्रिल्स, लेकिन वो ड्रिल्स में ही इनके कहीं इनके हथियार चुक न जाएं। अलर्ट मोड पर नौसेना के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, फॉरवर्ड एरिया में इंडियन कोस्ट गार्ड के पोत भी मौजूद हैं। जब यहां से ये कहा गया कि ये जो एरिया है इस जगह पर हम ड्रिल करेंगे तो बाकी के जहाज दूर रहें और इस जगह से कोई आए जाए नहीं। एक तरीके से वैसी ही नोटिस होती है जैसे नो टाइम आप सुनते हैं एयर के मामले में, ये होती है नेवल एरिया वार्निंग, और इसको लेकर भी वार्न किया गया है। लेकिन उधर तुरंत पाकिस्तान ने इसको कॉपी कैट बनते हुए नकल की इसकी, और कोशिश ये की कि हम इसके जरिए ये दिखा दें कि नहीं हम भी पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये भी भारत की एक स्ट्रैटेजी होगी। ये भी गौरव, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहां पे मैं एक तस्वीर डालने वाला हूं, इसको समझाइएगा। मुझको लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि तुम ड्रिल ही ड्रिल में अपना सब कुछ गंवा दो, क्योंकि इधर तो जखीरा भरा हुआ है, तुम्हारे ड्रिल में सब जब तक बारूद खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी तरफ वो थप्पड़ आएगा जिसका तुमने शायद उस समय कल्पना नहीं की होगी। हाँ, ये बात जो है ये कॉमन बात है।
ये इकोनॉमिकली पहले गिरेगा, मिलिटरीली बाद में गिरे पाकिस्तान। ये जो आप अरब सागर का आपने पूरा ये एक इमेज दिखाई है ना, यहाँ पे गुजरात है और फिर वहां पे कराची आप ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है दिनेश कि पाकिस्तान अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को मोबिलाइज करे। ये डिविजन्स मूव कर रहा है, हवाई जहाज अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ा रहे हैं वहां पे, शिप्स इनके पाकिस्तानी नेवी के शिप्स यहां पे ड्रिल अपनी कर रहे हैं। एंड दिस इज ब्लीडिंग पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। उनके पास पैसा है ही नहीं है पैसा उनके पास। ये तो वही वाली मसल हो गई कि अगर गाल अपने लाल नहीं है तो उसको थप्पड़ मार मार के लाल करो। ये तो वही कर रहे हैं। हाँ, और क्या। आप देखिए ना, अब शेयर मार्केट आपने बोला 5000 पॉइंट गिर गया। हाँ। अब ये भीख मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ। अब वो भीख आएगी। अब ये जो पैसा है कहां से आ रहा है लड़ने के लिए? जो ऑलरेडी भीख मांगा हुआ है पहले, उससे भीख मांगे हुए पैसे से लड़ रहे हैं। हाँ। अब उसका इनका फिर जून में इनको एक मोटी खेप देनी है, राइट? अब ये मई हो गया, अगले महीने इनको एक मोटी खेप अरबों डॉलर की वापस देनी है। मुझे तो एक टाइटल दिखाई दे रहा है किताब का जी। एक किताब का टाइटल दिखाई दे रहा है, द बेगर वॉरियर। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए एक भिखारी लड़ाकू। और वो लड़ाकू किस तरीके का? जब आता थप्पड़ खाता है, 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, फिर तैयारी चल रही है भीख मांगकर थप्पड़ खाने की। अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। यहां देखिए जरा क्या हुआ है। ये वाटर स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक से कांपा पाकिस्तान। विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को लगी करारी चोट। 23 मई तक भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया। अब ये दो तरफा चोट है। देखिए अब यहां पर भी क्या है, बराबरी करना चाहते हैं, ड्रिल में बराबरी करना चाहते हैं। तो जब तक युद्ध की नौबत आएगी तब तक सब खत्म हो चुका होगा। भीख अगर मिल भी गई तो 10 दिन से ज्यादा वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहां पर यह भी देख लीजिए कि ये जो कोशिश चल रही है, ये जरा देखिए क्या किया। पहले पाकिस्तान ने अपना स्पेस भारत के जहाजों के लिए बंद कर दिया, तो भारत ने इधर जवाब में अपना स्पेस बंद कर दिया। वहां से क्या कहा जा रहा है कि देखिए अब कितना घूमकर भारत के जहाजों को, भारत की तरफ जाने वाले या वहां से जाने वाले जहाजों को कितना घूमकर जाना पड़ता है, इसमें बड़ा खर्च होता है। हमने करारी चोट दी है। असल में जब कोई किसी के स्पेस का इस्तेमाल करता है, ये बताएंगे एयर वाइस मार्शल, तो उसको पैसा देना होता है। तो अभी तक एक तरीके से उसका जो खर्च दिया जा रहा था पाकिस्तान को, उससे वो हाथ धो बैठा है। मैं बताऊंगा इससे कितना नुकसान हुआ है। और इधर भारत ने जो कर दिया, अपना स्पेस बंद कर दिया, तो जो उधर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया की, वहां जाने के लिए अब कितना घूम के जाना पड़ेगा? पूरा 3.5 घंटे और लगेंगे। ये तो छोड़ दीजिए, पिछली बार जब इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया था तब हमारे 400 जहाज ही जाते थे इनको ऊपर से, और इनको हम एक हफ्ते में $100 मिलियन का नुकसान हुआ था, क्योंकि हम इनको पैसा देते थे ऊपर उड़ने के लिए। अब तो 800 जहाज जाते हैं हमारे इनके ऊपर से। अब समझिए, और अब दाम बढ़ भी गया है, पहले कम था, तो अब कितना नुकसान होगा? मेरे समझ से 300-400 मिलियन से ज्यादा नुकसान होगा। अब इसको दिखा भी देते हैं। एक तरफ भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो पैसा मिलने वाला था उसको आपने खुद ही काट दिया।